क्या पाकिस्तान की कामयाब फॉरेन पॉलिसी हमारे सारे मसले हल कर सकती है? कहने को सादा सा सवाल है, लेकिन इसमें पाकिस्तान के सारे मसाइल छुपे हैं। आजकल हुकूमत और हुकूमत के हामी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, और कुछ हद तक ठीक भी है बात कि जी दुनिया की बड़ी पावर्स पाकिस्तान के थ्रू एंगेज कर रही हैं। सदी की सबसे बड़ी जंग कह सकते हैं एक तरह से, उसको रुकवाने के लिए पाकिस्तान रोल प्ले कर रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रोजाना पाकिस्तान का और इसकी लीडरशिप का जिक्र कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के कहने पर अब नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले करने को तैयार लग रहा है। और ये डिबेट पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया में चल रही है कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा रोल कैसे हासिल कर लिया है। इंडियन गवर्नमेंट बहुत फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही है और गैर सफारती, बल्कि गैर सफारती क्या, गैर अखलाकी गुफ्तगू कर रहे हैं। उनके मिनिस्टर्स जिस पर उनको उनकी अपनी ऑपोजिशन क्रिटिसाइज कर रही है। लेकिन हमारी आज की डिस्कशन उस पहले सवाल के इर्द गिर्द ही है कि क्या पाकिस्तान की ये कामयाब फॉरेन पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन ठीक कर सकती है या नहीं, या एटलीस्ट स्टेबल कर सकती है। पाकिस्तान का पास्ट में भी एक्टिव रोल रहा है फॉरेन रिलेशंस को लेकर। जरा जल्दी से देख लेते हैं कि पाकिस्तान पहले क्या क्या करता रहा है और उसे हमें क्या मिला है। सदी की सबसे बड़ी सुलह हुई थी अमेरिका और चाइना का मिल जाना। अमेरिका ने ताइवान से ख़त्म करके यूएन से निकाल दिया ताइवान को। रिपब्लिक ऑफ चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट था ताइवान, बल्कि उन 5 मुल्कों में शामिल था जो कि वीटो पावर रखते थे। उसकी सीट यूएस चाइना को दे देता है। ये सब करवाया किसने था? पाकिस्तान ने करवाया था। याया खान साहब का दौर था और उसके कुछ महीनों बाद क्या हुआ? पाकिस्तान जो कि यूएस का एक स्ट्रॉन्ग एलाय था, यूएस चाइना की सुलह करवाने वाला, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। वो हमारी जो एक कामयाब फॉरेन पॉलिसी थी वो हमारा मुल्क टूटने से नहीं बचा सकी। थोड़ा सा पीछे आ जाएं, आपको जरा समराइज करके पहले का भी क्लियर कर दूं। फॉरेन पॉलिसी पहले की क्या थी? अयूब खान साहब का दौर था। सीटो सेंटो के साथ अलाइनमेंट विद यूएसए, ग्लोबल इमेज वाज गुड, नो वन यूज्ड टू लुक एट इंडिया। Pak army in Kashmir was controlling the border of Tashkent, and then we had to pull back our army. हमें अपनी आर्मी वापस बुलानी पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? यूएस जो कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग एलाय था, वो बीच में नहीं आता, एंड यूएसएसआर केम इन एंड एक्टेड एज द मीडिएटर। यूएसएसआर जो कि इंडिया को हथियार देता था, विच एवेंचुअली वाज यूज्ड अगेंस्ट पाकिस्तान। ये हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। अयूब खान साहब का यूएस जाना, वहाँ उनका बहुत बड़ा और शहाना इस्तकबाल, आज तक लोग उस इस्तकबाल की मिसालें देते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की वाह वाह हो गई, लेकिन हमें ऐसी बेहतरीन फॉरेन पॉलिसी का फायदा क्या हुआ? अमेरिका बीच में मुआहदा भी नहीं करवाने आया, ओखे सोखे होकर जंग बंद करवाई, यूएसएसआर ने करवाई और कश्मीर से फौज वापस मंगवाई। वो डिस्प्यूटेड एरिया से आर्मी वापस मंगवा ली। कामयाब फॉरेन पॉलिसी ऐसी कि 65 में वापस आना पड़ता है, लेकिन फिर 1971 में इंडिया ऐसे नहीं करता, वो वहीं पर रहता है और डिस्प्यूटेड एरिया पर कब्जा कर लेता है। फॉरेन पॉलिसी की बेस पर हमने जंग लड़ी, इकोनॉमी तबाह होती है। 1965 से इकोनॉमी ऊपर नहीं उठ सकी, और अगर जंग ना लड़ते तो शायद 15-20 साल उसके बाद इंडिया से लड़ते तो वो कुछ ना कर सकता होता, क्योंकि हम बड़ी स्पीड से ऊपर जा रहे थे, हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही थी। तीसरी कामयाब फॉरेन पॉलिसी ओआईसी का तारीखी इजलास, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, शाह कदाफी, शाह फैसल, यासिर अराफात, शेख मुजीब, अनवर सदात, हाफिज अल असद, मोहम्मद रजा पहलवी, बड़े बड़े नाम। 23 मुल्कों के सरबराह फिर से उम्मीदें लगा ली। और इसकी तारीखी बात यह थी कि शाह फैसल कदाफी साहब को पसंद नहीं करते थे। कदाफी साहब ने अरब्स पर इल्ज़ाम लगाए, गल्फ हेड्स के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी, लेकिन भुट्टो साहब ने इन दोनों को साथ में बुला लिया। बांग्लादेश को एक्सेप्ट किया, वो भी आ गया। अब इकोनॉमी उस वक्त कहाँ थी? मुल्क नेशनलाइज कर दिया था भुट्टो साहब ने। 1974 में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ वाज 3.4%, 1975 में 4.2%, और 1976 में 5.2%, और फिर 1977 में 3.9% ग्रोथ फिर गिर गई। ये हैं सिर्फ फिगर्स विच आई डोंट बिलीव इन। अब 1972 से लेकर 76 तक नेशनलाइजेशन का हमारा ये टेन्योर रहता है। ये वो दौर था जिसमें फॉरेन पॉलिसी का के हिसाब से लोग इसको सक्सेसफुल कहते हैं। वाह वाह हो गई, भुट्टो साहब की वजह से ग्लोबल इमेज शेप हो रही थी। लेकिन इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर
हमारे साथ क्या क्या हुआ। इकोनॉमिक पॉलिसीज ये थी कि गवर्नमेंट के अंडर सब चलाया जाएगा, नेशनलाइज करके चलाया जाएगा। इस पर अब आप दलीलें दें, जितनी देनी है दे लें, लेकिन फैक्चुअली अच्छा नहीं हुआ। पाकिस्तान स्टील मिल लैंडमार्क प्रोजेक्ट हमारा, उसका ये हाल हुआ कि उसकी सिर्फ तनख्वाहें दे बुरा हाल हो गया, चला नहीं पाए उसे और ना ही बेच पाए। करप्शन वगैरह के दावे बड़े सामने आए, लेकिन इकोनॉमिकली ऐसा कोई गेन नहीं दिलवा सके कि जी इस फॉरेन पॉलिसी को लेकर हमने ये फायदे उठाए हैं। इसके बाद ज़िया एरा में आ जाएं जरा। कहा जाता है जी कि चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छे हुए, यूएस के साथ तो बहुत ही अच्छे थे, सऊदी अरेबिया के साथ भी ऑफ कोर्स अच्छे थे, लेकिन इसमें जो पाकिस्तान की कामयाबियां थी उसे हम कह सकते हैं कि यूएस और हमारा इंटरेस्ट अलाइन होने की वजह से थी। हमारे दरवाजे पर यूएसएसआर बैठा था, अमेरिका वियतनाम से ताज़ा ताज़ा निकला था, वियतनाम का सोवियत यूनियन से बदला लेने का मौका था, पाकिस्तान एक टूल बन गया, ईरान यूएस के हाथ से निकल गया था, चाइना वैसे ही खिलाफ था, बाकी स्टेट्स जो आज आज़ाद हैं वो सारा यूएसएसआर था। तो अफगानिस्तान का कोई ऐसा हमसाया नहीं था जो अफगानिस्तान में पैर रखे, और इंडिया का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं था, लेकिन अगर होता भी और यूएस कहता भी उसे कुछ करने को तो वो ना करता, क्योंकि यूएसएसआर के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे थे। पाकिस्तान में असलहा आ रहा है, अफगानी आ रहे हैं, टेररिज्म का आना उस वक्त फील नहीं हुआ क्योंकि पैसा बाहर से आ रहा था, इकोनॉमी को बर्डन फील नहीं हुआ। स्टीरॉइड की तरह पैसा आ रहा था, पेट्रोल, डॉलर और नए वेपन्स आ रहे थे, स्ट्रिंगर मिसाइल्स आ रहे थे, F-16 आ रहे थे, फिर एटम बॉम्ब बन गया, लेकिन स्लोली कैंसर डेवलप होना शुरू हो गया था। सिर्फ एटॉमिक बॉम्ब का एक फायदा हुआ, और एटॉमिक बॉम्ब का फायदा एक ये भी एंगल है कि जी ये हरकतें करके जितने लोग मरवा लिए, इससे कम अगर खुदा ना खास्ता एटॉमिक बॉम्ब लगता इधर तो हम कम जाने खोते शायद। हिरोशिमा नागासाकी में 2 लाख बंदा मरा, और इधर इन वॉर ऑन टेरर ही सिर्फ ले लें तो 70 to 80,000 जो हैं वो लोग यहाँ पर मरे। वो अलग बात है कि 2012 में भी यही फिगर था और आज भी यही है। इन डेथ्स में हम कराची को नहीं गिनते, लियारी गैंग वॉर की डेथ्स नहीं गिनते, इधर गली मोहल्लों में जो वेपन्स हैं, इंडिया में कोई सोच सकता है ऐसे उनके गैंगस्टर्स के पास 2 नाली बंदूकें होती हैं आज भी, और इधर गलियों में एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं। सोसाइटी में किस किस्म का गंद पैदा हुआ, ये सब वॉर ऑन टेरर का ही इंपैक्ट है। बल्कि मैं तो कहूंगा कि गली में इन्हीं गैंग्स और स्टूडेंट्स वगैरह में लड़ाइयां भी बहुत हद तक वॉर ऑन टेरर का ही इंपैक्ट है। ना वेपन्स आम होते तो ये सब इस एक्सट्रीम पर ना होता। इंडिया के अंदर जितनी तहरीकें चलती हैं, अलग स्टेट्स मांगती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज, ये असला जैसे इधर पाकिस्तान में आम हुआ वैसे इंडिया में कर दें तो देखें वहां तमाशा क्या लगता है। असला ना आम होता तो ये चीजें भी ना होती। 2005 से 2013 तक 80,000 बंदे मरे, और आज तक 80,000 का ही फिगर आता है। तो ये क्या चमत्कार है, या बंदे दफना नहीं रहे, मर नहीं रहे, सीधा जन्नत की टिकटें मिल रही हैं? नए कंसेंसस में अवाम को 18 से 24-25 करोड़ तक ले आए हैं। तो मेहरबानी करके ये दूसरे फिगर्स भी चेक कर लें एक बार। ये थी जी ज़िया दौर वाली पॉलिसी। लैंड माइन्स लग रही थी उस वक्त, जो आज फट रही हैं और आगे भी फटेंगी। 90s के एरा को निगलेक्टेड एरा कहते हैं। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान को उस तरह से कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन आगे हम इस पर बात करेंगे। आगे आ जाएं मुशर्रफ साहब पर। मुशर्रफ एरा में फिर वही फॉरेन पॉलिसी को लेकर पाकिस्तान की वाह दुनिया में हो रही थी। यूएस प्रेसिडेंट से डायरेक्ट मुशर्रफ साहब के राब्ते थे। बुश साहब बिस्किट खाते खाते गिरे, उनका गला चोक हो गया, और मुशर्रफ साहब सीधा कॉल करके उनसे हालचाल पूछ रहे हैं कि बुश साहब ठीक ठाक हैं। फ्रांस के साथ आप दोस्त बना रहे थे, JF-17 चाइना के साथ बन रहे थे, हर किसी से मामलात अच्छे जा रहे थे। इंडिया के साथ भी इवेंचुअली वो हीट फेड अवे कर रही थी। इकोनॉमी का वही हाल था, पैसा बाहर से ही आ रहा था। वॉर ऑन टेरर पर लड़ाई को लेकर देखने में बज़ाहिर स्टेबिलिटी और ग्रोथ नजर आ रही थी, लेकिन फिर लैंड माइन्स ही बिछ रही थी, जो कि फिर 2004 से फटना शुरू हुई जब सरदार नेक मोहम्मद महसूद पे ड्रोन अटैक होता है। इस ड्रोन अटैक से पहले इसी सरदार के साथ पाकिस्तान एक पीस ट्रीटी साइन कर चुका था, जो कि इस अटैक के बाद खत्म हो जाता है। और जो ये महसूद कबायली हैं, ये अपनी एक कैंपेन शुरू कर देते हैं पाक आर्मी के खिलाफ, जो कि इवेंचुअली TTP में बदल जाती है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान में। और ये TTP पाकिस्तान का वो दुश्मन साबित होता है कि जितना खतरनाक और बेरहम इंडिया भी नहीं था। इंडिया के साथ 3 जंगें मिल मिलाकर 3,000 बंदे भी नहीं मरे, और इनके साथ लाख से ऊपर बंदे मर गए। अब ज़िया और मुशर्रफ
के टेन्योर्स की, लैंड माइंस की बात कर लेते हैं। ज़िया के दौर में असलहा आया, मुशर्रफ दौर में एक तो ये नेक महसूद वाला काम हुआ जिसे यहाँ बहुत शिद्दत पसंद पैदा हुए, और दूसरा अकबर भुट्टी साहब वाला काम हुआ। ये वो दो रीजन्स ऐसे हैं जो टेररिज्म से इफेक्ट होते आए हैं फ्रॉम द स्टार्ट। मुशर्रफ साहब ने इंडस्ट्रियलाइजेशन तो की, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस नहीं किया, डैम्स वगैरह को नहीं देखा, वाटर सिक्योरिटी मुतासर हुई। मुशर्रफ एरा में इंडिया ने कितने ही डैम्स बना लिए, वूलर डैम, बुगलेहार, किशनगंगा, और भी वाटर रिजर्वायर्स बनाए, जिसे हमारी वाटर सिक्योरिटी बहुत मुतासर हो गई। हमारे यहाँ काम नहीं हुआ, वाटर स्कार्सिटी रही, बिजली की किल्लत रही, जिसका रिजल्ट फिर IPPs एंड ऑल, और फिर से वॉर ऑन टेरर वगैरह में फंस गए। वही पहले की कामयाबियां हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई। सिक्योर्ड स्टेट नहीं रही, ये क्रिकेट सब बंद हो गई। बजाय कामयाब फॉरेन पॉलिसी थी, लेकिन हमारी इकोनॉमिक हेल्थ सही नहीं हुई, उल्टा खराब होती गई मजीद। ये आप जिन्हें स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज कहते थे, ये वो थी। अब ये देख लें कि नारे आज भी यही लग रहे हैं। दुनिया के फैसले करवाने हम निकल गए हैं, हमारी अवाम, आपका गेन इसमें कुछ नहीं है। इकोनॉमिक गेन्स नज़र नहीं आ रहे, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इकोनॉमिक हेल्थ के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं नज़र आ रहे। इन्फ्लेशन कम हुई थी, नो डाउट, मिलिट्री और बाकी की कुछ और कामयाबियां भी नज़र आ रही हैं, लेकिन पहले भी जब हमारी अच्छी फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो चीज़ें हम करके अपनी इकोनॉमी बेहतर कर सकते थे वो हमने नहीं की, अब भी नहीं की। इस बार जंग इंडिया के साथ जीती, चाइना के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ एग्रीमेंट हुआ, गल्फ स्टेट्स के साथ ठीक हैं, US के साथ सब आपके सामने है, पिक्चर क्लियर है। लेकिन इस सब का इंपैक्ट, इसके बेनिफिट्स हम इकोनॉमी तक ना ला सके तो ये भी एक केस स्टडी बन जाएगी, जैसे आपके साथ मैंने पहले की शेयर की। श्रीलंका है जैसे, पाकिस्तान का अच्छा दोस्त रहा है, कुछ टाइम पहले तक वो पाकिस्तान को वीजा फ्री एंट्री देता था, अब बंद कर दिए। वजह जो भी है, शर्मिंदगी की बात है। एक बंदा आपको दोस्त कहता है लेकिन आपको अपने घर ना आने दे, बहुत आपका कोई सिक्योरिटी चेक हो उसके घर जाने के लिए। चाइना की एग्जांपल भी ले लें, हांगकांग और मेकॉन्ग इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देते। हालांकि ताल्लुकात देख लें चाइना के साथ हमारा, और फिर इंडिया के चाइना के साथ ताल्लुक आपको पता है। पासपोर्ट रैंकिंग्स 2006 से जब शुरू हुई तो हम 79th रैंक पर थे, आज हम 102 103 पर हैं, मतलब हमसे नीचे 2-3 मुल्क ही होते हैं। 1960 में मेजॉरिटी मुल्कों में वीजा फ्री या ऑन अराइवल एंट्री थी पाकिस्तानियों की। जी हाँ, अलग बात है कि उस वक्त चेक्स बाउंड्रीज के इस तरह से नहीं थे, लेकिन ऐसा था। नदीम एफ पराचा साहब के मुताबिक 1974 60 मुल्क विदाउट वीजा एंट्री देते थे और 100 ऑन अराइवल वीजा देते थे, यानी 200 मुल्कों में से 160 मुल्कों में आप जा सकते थे। फिर 1982 तक मेजॉरिटी कंट्रीज ने हमें वीजा देना बंद कर दिया और 90s से तो फिर हमारे पासपोर्ट शुक्र है फाड़े नहीं, बाकी सब हुआ। असल अब मसला ये है कि हमने लॉसेस देखे, हम गेन नहीं कर पाए अच्छी फॉरेन पॉलिसी से। टाइज वगैरह पहले भी अच्छे थे, अब भी ठीक हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियां नहीं होती, जो कि फैक्ट है। और ताल्लुकात वहां पर होते हैं जहां आप किसी से फायदा लें और उसे फायदा दें, और दूसरा भी, अगला मुल्क भी यही समझे। इन सिंपल वर्ड्स, आपके और उनके इंटरेस्ट अलाइन हो जाएं। वैसे तो दो तरह के फायदे हैं कि एक या तो गुड्स दे दें, दूसरा आप उन्हें सर्विसेज दे दें। गुड्स दिए, रिजर्व्स बढ़ा लिए आपने, सर्विसेज दी तो रेमिटेंसेज आ गई, वो भी आपके रिजर्व्स में ऐड हो गए। तीसरा इसमें ऐड कर लें कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी का दौर है, नया दौर है। ऐसा कोई इक्विपमेंट या प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड, या हमने ऐसा कुछ इजाद किया है, जैसे मोबाइल फोन, इसके अंदर आप इसका सॉफ्टवेयर ख़त्म कर लें तो इसकी वर्थ शायद 1 out of 10 रह जाए। जैसे AI है, ये एक नई टेक्नोलॉजी है, तो इसके यूजेज पर दूसरा मुल्क आपको इसके पैसे दे दे। अब हमारा मसला ये है कि हमारा इन तीनों में हाथ तंग है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात तो बाद में आएगी, या आएगी ही नहीं। टेक्नोलॉजी और हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। दूसरे दो मेजर सेक्टर्स हैं, वो गुड्स और सर्विसेज हैं। पहले ज़माने में अनस्किल्ड लेबर को दुनिया यूज़ कर लेती थी, अनस्किल्ड लेबर का इस्तेमाल कर लिया जाता था। अगेन वो भी टेक्नोलॉजी के बढ़ जाने से, ऐसी मशीनरी के आ जाने से, लेबर शुड बी स्किल्ड इनफ टू यूज़ दैट मशीनरी। और अगर वज़न ही उठाना है तो वो मशीन
जो है वो इंसान से बेहतर और बहुत ज़्यादा वजन उठा लेती है। पहले गल्फ स्टेट्स में पाकिस्तान से बहुत लेबर गई और बहुत काम भी किया, जिसका बहुत फ़ायदा भी हुआ। अब चाहिए स्किल्ड लेबर। वो स्किल्ड लेबर हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। अब भी जाती है लेबर, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं आता। जर्मनी को तकरीबन 2.5 लाख बंदा हर साल चाहिए होता है अलग अलग स्किल्ड फील्ड्स में। उसमें से पाकिस्तान कितने भेज रहा है वो आप खुद देख लें कि एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम उसे कैसे अवेल कर रहे हैं, कर भी रहे हैं या नहीं। जापान के साथ कुछ वक्त पहले एग्रीमेंट हुआ कि उन्हें स्किल्ड लेबर देंगे, तो 5,000 बंदा हर साल के लिए उन्होंने मांगा था। और अब हमारी मिनिस्ट्री हमें बताती है कि 400-500 बंदा भी उन्हें काम का नहीं मिल सका, जहां हमने 5,000 भेजने थे। तो ये सीन है। गुड्स को लेकर पाकिस्तान पीछे ही गया है। हमारे पास बेचने को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं। वो गिनी चुनी चीजें हैं। टेक्सटाइल सेक्टर थोड़ा बहुत चल रहा है, वो भी डिक्लाइन की तरफ है। मिल्स चलाने के लिए बिजली नहीं हमारे पास, आज आकर फुटबॉल बनाकर भेज दिया जाता है। गंदम चावल के पहले एक्सपोर्टर थे हम, अब हमारे पास खुद कम पड़ जाती है और हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। एक और अपॉर्चुनिटी जो थी, बल्कि है, वो है ट्रांजिट रूट बनने का। उसी से पैसा कमा लें हम। चाइना के लिए, तुर्कमानिस्तान के लिए, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, मतलब सेंट्रल एशियन स्टेट्स का ट्रेड हमारे थ्रू हो। लेकिन यह भी सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ। सी पैक उसकी मिसाल है। तो बात यह है कि अच्छी फॉरेन पॉलिसी आपको फायदा तब ही दिला सकती है जब उसके लिए आप खुद तैयार हो। नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना किसी को, किसी से फोन पर बात कर लेना या किसी मुल्क का चक्कर लगा आना इज नॉट इनफ। अब आप बताएं आपका क्या ख्याल है। अपना ख्याल हमारे साथ जरूर शेयर करें। दिस इज अली सुहेल साइनिंग ऑफ।